हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। 28 अप्रैल को जो हमने सेकंड मॉक टेस्ट दिया है, अब आप इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स ठीक हुए हैं। तो टेक्निकल पार्ट के मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ टेक्निकल सब जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो अपूर्व सर आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सोम का ये क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू अ मटेरियल फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस विदाउट कॉजिंग फेलियर, तो दिस इज एंड्योरेंस लिमिट। इसको एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन 0 to 0.5 होती है। नेगेटिव भी हो सकती है, -1 तक जा सकती है। ऑक्सैटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है, बट यहाँ ऑप्शन गिवन नहीं है, तो 0 से 0.5 है। 0 जो वैल्यू है वो कॉर्क की है और जो 0.5 वैल्यू है वो परफेक्ट रबर की होती है। पॉइजन्स रेशियो माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर लोड रिमूवल इज इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। If a material has identical properties everywhere in the same direction, it is said to be what? देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। हर जगह एवरीवेयर सेम प्रॉपर्टीज है एक गिवन डायरेक्शन में, दिस इज होमोजीनियस। एक गिवन पॉइंट पे हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है, आइसोट्रोपिक। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती, ऑर्थोट्रोपिक। इलास्टिक में स्ट्रेन 0 होता है। If a composite bar of steel and copper is heated, the steel bar will be under what? तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉपर का अल्फा स्टील से ज्यादा होता है। जब आप इन दोनों मेंबर्स को जोड़ देंगे, कॉपर अपनी एबिलिटी से कम इलोंगेट होगा स्टील की प्रेजेंस में, और स्टील अपनी एबिलिटी से ज्यादा इलोंगेट होगा। तो अगर कोई मटेरियल अपनी एबिलिटी से ज्यादा इलोंगेट हो रहा है तो उसमें टेंशन आया है, और आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कॉपर में कंप्रेशन आएगा। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट आरसीसी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन एज पर द गाइडलाइंस। तो बच्चे, आपको एग्रीगेट्स की डेंसिटी की जरूरत नहीं होती है, तो आप जरूर इस चीज पे ध्यान दें। जो IS 10262 है, उस कोड के बेसिस पे क्या क्या आपको पैरामीटर्स चाहिए मिक्स डिजाइन के, जरूर पढ़ लीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाटर सीमेंट रेशियो के, अब्राम्स लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीमेंट वाटर रेशियो के। सीमेंट बढ़ाएंगे अच्छी बात है, वाटर घटाएंगे अच्छी बात है, मतलब रिवर्स ऑफ अब्राम्स लॉ है। इन आरसीसी बीम कंप्रेशन फेलियर किस में होता है? तो बच्चे, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में कंप्रेशन फेलियर होता है, क्योंकि कंक्रीट फेल होता है। The longitudinal shearing stresses acting on the surface between steel and concrete, they are known as bond stress। ठीक है, इनको बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है डेवलपमेंट लेंथ का, तो पाई इंटू सिग्मा एस अपॉन 4 टाइम्स टाउ बी डी। ठीक है, 60% HYSD में टाउ बी डी बढ़ता है, 25% कंप्रेशन में बढ़ता है। ये डेटा याद रखिए। A rectangular beam of width this depth this subjected to shear force, maximum shear stress कितना आएगा? तो बच्चे, टाउ मैक्स आएगा 3/2 F अपॉन बी डी। तो F कितना है? 200 किलो न्यूटन। B कितना है? D कितना है? 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 3 से 3 गया, 20/4, 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आरसी बीम कर्व्ड इन प्लान इज डिजाइंड फॉर व्हाट? तो बच्चे, अगर एक बीम कर्व्ड है प्लान में, टॉप व्यू में कर्व्ड है, तो वो बेंडिंग मोमेंट, शियर और टॉर्सन तीनों के लिए डिजाइन की जाएगी। इन केस ऑफ टू वे स्लैब द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज अलोंग द शॉर्टर स्पैन। ठीक है, तो याद रखिए, टू वे स्लैब में क्या होगा, जो LY/LX का रेशियो है 2 से कम होता है। 4 सपोर्ट्स पर ऐसे स्लैब रखी होती है। वन वे स्लैब सपोर्टेड फॉर अ रूम, डायमेंशंस आपको गिवन है। उन्होंने बोला है कि बताइए डिजाइन मोमेंट फॉर स्लैब क्या होगा। बड़ा अच्छा है।
तो इसमें बच्चे जो मोमेंट होगा वो शॉर्टर स्पैन के अबाउट लिया जाएगा। W9 है, शॉर्टर स्पैन है 4, तो 4 का स्क्वायर बाई 8, तो 16 से गया ये 229 18 किलो न्यूटन। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपके आंसर सही आया होगा इस क्वेश्चन का। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी बीम हमेशा फ्लैंज से जाएगा, हमेशा वेब से जाएगा, जंक्शन से पास होगा। देखिए कहीं से भी पास हो सकता है, ये डिपेंड करता है कई सारे पैरामीटर्स पे, स्टील रीइंफोर्समेंट कितना है, ग्रेड क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो न्यूट्रल एक्सिस कहीं से भी पास हो सकता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज से पास होता है तो सेक्शन को एक रेक्टेंगल की तरह एनालाइज किया जा सकता है। लेटरल टाइज का डायमीटर बच्चे कम से कम 6 mm होना चाहिए और 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर है उतना होना चाहिए, तो इनमें जो वैल्यू ग्रेटर होती है, ठीक है। तो 6 mm और 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। जब भी लार्जेस्ट वाले कंसेप्ट है ना, हमेशा याद रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ 1/6 याद रख लेते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, दो अलग अलग डायमीटर ऑफ द बार दे देते हैं, वो बोलते हैं 25 mm भी और 16 mm भी है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि स्मॉलर लेना है या लार्जर लेना है। तो लार्जर के लिए आपको लेना होता है ये वैल्यू। चलिए अब आते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पे। फाई की वैल्यू 30 डिग्री है, यूनिफॉर्म सरचार्ज 9 टन पर मीटर स्क्वायर का लग रहा है। इंक्रीज इन लेटरल अर्थ प्रेशर कितना होगा, हमसे एक्टिव या पैसिव नहीं बोला। एक्टिव के लिए फाई की वैल्यू 30 डिग्री पर के की वैल्यू 1/3 होती है। हमें पता है के ए क्यू बढ़ेगा, तो 1/3 इंटू 9, तो 3 टन पर मीटर स्क्वायर है। केपी के लिए ये वैल्यू 3 होती, 3 इंटू 9 27। अब 27 ऑप्शन नहीं है, तो इन्होंने हमसे एक्टिव की ही बात करी है, ठीक है। तो 3 टन पर मीटर स्क्वायर जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर बढ़ जाएगा। A clay has an unconfined compressive strength this, रिमोल्डिंग के बाद ये है सेंसिटिविटी पूछी गई है, तो बच्चे सेंसिटिविटी होता है QU अनडिस्टर्ब्ड अपॉन QU रिमोल्डेड, तो 200/60 10/3 3.33। देखिए सेंसिटिविटी का एक टेबल भी है, उसको जरूर याद करिए। A vertical point of 500 kilonewton on the ground surface, vertical stress आपसे डायरेक्टली पूछी गई है। ये बात याद रखिए, जब कभी भी इक्वेशन का नाम ना लिया जाए तो बॉस्नीस इक्वेशन लगाइए। दिस इज 3Q अपॉन 2 pi Z स्क्वायर 1/1 प्लस R/Z स्क्वायर टू द पावर 5/2। डायरेक्टली अंडर द लोड पूछा है, तो R 0 हो गया, तो 3Q कितना है 500 किलो न्यूटन, सारे आंसर किलो न्यूटन में ही है। 2 pi Z कितना है एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, ये कटा 3 5 15 15/2 7.5 7.5/3.14 2 से कट रहा है ये, वैल्यू शुड बी 2.38। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इंक्रीज व्हाट, देखिए बड़ा ध्यान से पढ़िए, कई बारी कंसोलिडेशन टाइम होता है, कई बारी रेट होता है। रेट टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे परमेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो विस्कोसिटी घटती है और परमेबिलिटी बढ़ती है, जल्दी पानी ड्रेन आउट होगा, तो रेट बढ़ जाएगा, तो रेट इंक्रीज होगा। कंसोलिडेशन टाइम डिक्रीज होगा, जो कंसोलिडेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, मतलब जल्दी हो जाएगा कंसोलिडेशन। क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गया। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो अच्छे से पढ़िए। द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल्स इज शीप फुट रोलर्स, और ये जो शीप फुट रोलर्स होते हैं ये नीडिंग पर बेस्ड होते हैं। मैं आपको ये बात फिर से बता देता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपने जो टेस्ट, जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें क्लियरली मेंशन किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमने उतने ही क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट में रखे हैं जितने यूपी ट्रिपल एससी ने अपने नोटिफिकेशन में बोला था।
चलिए अब आते हैं हाईवे इंजीनियरिंग पर। द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ सिंगल लेन रोड कैरिंग टू वे ट्रैफिक। सिंगल लेन रोड है और दोनों डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो दोनों की एसएसडी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ट्वाइस दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। कॉन्क्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड व्हेन द डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एक्सीड्स। अब देखिए बिल्कुल कोडल क्वेश्चन है, 1000 टन, ये याद करना पड़ेगा, 1000 टन से ज्यादा का लोड है तो आप कॉन्क्रीट पेमेंट प्रोवाइड करेंगे। द बेस्ट एंगल इन पार्किंग कंसिडरिंग रोड ऑब्स्ट्रक्शन एंड ड्राइवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के लिए होता है 45 डिग्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क करने हैं तो 90 डिग्री। The maximum allowable Los Angeles abrasion value for high quality surface course is 30%। ठीक है, तो ये डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। Tie bar is a concrete pavement. Tie bars in a concrete pavement are provided where along the longitudinal joint। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। डॉवल बार्स का भी कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे। बिफोर टेस्टिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हमें क्या पता होना चाहिए, कंसिस्टेंसी विच इज 0.85 पी। विकेट अपरेटस पे निकालते हैं ये भी। सेडिमेंट्री रॉक्स की सब क्लासिफिकेशन क्या है, बहुत सारे बच्चे आंसर गलत देते हैं इसका। ये मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक में होता है, ठीक है। बच्चे स्ट्रेटिफाइड अनसर्टिफाइड बोलते हैं, वो गलत है, बी ऑप्शन है। और इग्नियस के लिए इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में मार्बल क्या है, मार्बल एक ऐसी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मैं आपको कई बार ये कोड बताया हुआ है, लिम्का। तो लाइमस्टोन से आता है, तो लाइमस्टोन का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो मार्बल मिलता है। इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन द ब्रिक्स व्हाट वुड हैपन, ब्रिक जो है वो वीक हो जाएगी और ब्रिटल हो जाएगी। When a brick is cut into two halves longitudinally, one part is called, क्या बोलते हैं इसको, क्वीन क्लोजर। ठीक है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में जो लाइम यूज होता है ये है फैट लाइम। तो बच्चे बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस को तो आपको पहले से पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये पता होने चाहिए। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन द ली शैटलियर apparatus used for the soundness test of cement is 30 mm। ठीक है, 30 mm होता है, डायरेक्ट कोड है। अकॉर्डिंग टू IS कोड विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड व्हेन हाई अर्ली स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, दिस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज रिक्वायर्ड। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, ऐसा नहीं है भाई। पोजोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, ऐसा भी नहीं है। C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बिल्कुल सही बात है। Which of the following statement is correct about the plywood? देखिए प्लाईवुड में क्या होता है, वीनर्स को ऑड नंबर में ऐड करते हैं और इनका ओरिएंटेशन सेम नहीं रखते। ग्रेन्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, जो कि हमें पता है ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वीक होता है, बट आप ऐसा करते नहीं हो। तो आप क्या करोगे, 3 और मोर वीनर्स को ऑड नंबर्स में दोगे और इनकी जो डायरेक्शन है उसे परपेंडिकुलर रखोगे, एक ही डायरेक्शन में नहीं रखोगे सारे वीनर्स को, उनके ग्रेन्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लाईवुड मिल जाएगी। चलिए एफएम पर आते हैं। ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस एक्सीड्स द यील्ड वैल्यू एंड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज आइडियल प्लास्टिक। एक्चुअल में ये आपसे जो बिंघम प्लास्टिक है उसकी डेफिनेशन कह रहे हैं, तो दिस इज बिंघम प्लास्टिक। सरफेस टेंशन बच्चे आइडियल फ्लूइड का 0 होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अगर वो आइडियल है तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो सरफेस टेंशन विल बी 0। एट अ सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर इज 830 mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट, व्हाट इज गेज प्रेशर। हमें बात जानते हैं, जो एब्सोल्यूट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्लस गेज होता है। गेज क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कितना है 830 माइनस एटमॉस्फेरिक 710, तो 120 mm ऑफ Hg आ जाएगा। A cube of size 2 meter is floating in water with an immersed depth this, what is the weight of the cube? तो बच्चे ऐसे केस में
जो बायंट फोर्स है उसको वेट के इक्वल कर दीजिए। बायंट फोर्स हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू वी डी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो इन्होंने आपसे वेट पूछा है तो गामा डब्ल्यू 10 रखिए। अब वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस होगी, जितनी वॉल्यूम सबमर्ज है। सबमर्ज कितनी है, क्यूब है ये, तो 2 × 2 और आधी डेप्थ इमर्ज्ड है 1। 40 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, जरूर अच्छे से करें। If velocity potential exists in a fluid then the flow is said to be what? देखिए बच्चे, अगर किसी भी फ्लूइड में फाई एग्जिस्ट करता है, फाई क्या होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स माइनस जो है वो यू के इक्वल होता है, और v माइनस डेल फाई बाई डेल वाई वी के इक्वल होता है। अब जब आप एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे और u और v की ये वैल्यू रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर किसी फ्लो में पाई एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 100% इरोटेशनल। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने अभी आपको टेक्निकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया, ठीक है, जो अभी मेरे सब्जेक्ट है। और इसी में भी आपको अपूर्व सर जो है वो भी 25 क्वेश्चंस टेक्निकल है उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, और जो नॉन टेक के क्वेश्चंस हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट एक्टिवेट होगा वो 29 अप्रैल को होगा, ज़रूर उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और फिर से मैं बोलूँगा, ये टेस्ट आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी के साथ। तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है इस सेशन में। इन सेशन में दोस्तों आप लोगों ने अगर यूपी ट्रिपल एस सी के जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, अगर उसका पेपर नंबर 2 अटेम्प्ट किया होगा तो आज मैं उसके कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुँच सकते हैं, या अगर आप चाहें तो शुरुआत से पूरे के पूरे सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मॉक टेस्ट 2 का सॉल्यूशन है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है। और बिल्कुल ये देखते हुए, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए, बिल्कुल एग्जामिनेशन पूरी सिचुएशंस क्रिएट की गई थी ताकि आप लोगों को रियल टाइम रैंक, रियल टाइम एग्जामिनेशन प्रेशर आप हैंडल कर सकें। पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, इन एन इंडस्ट्रियल एरिया द इंडस्ट्रियल सीवेज है 5-day BOD ऑफ 800 kg पर डे at 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द एवरेज पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पर कैपिटा पर डे इज 80 ग्राम ऑफ 5-day BOD, व्हाट इज द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट? तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पूछा है। आपको पता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता क्या है? पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आपका होता है इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल बीओडी अपॉन एवरेज बीओडी पर कैपिटा पर डे। एवरेज बीओडी पर कैपिटा पर डे, तो एक जो इंडस्ट्री उसमें बीओडी कितनी है, 800 kg है, 800 kg पर डे, 800 kg पर डे। अब जो डोमेस्टिक बीओडी है वो कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 80 ग्राम दी हुई है। 80 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ है, इतना एट 20 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? तो यहाँ से पॉपुलेशन इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको केजी पर डे में हमने कन्वर्ट कर। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो इंडस्ट्री से निकल रहा है वो 10,000 लोगों के इक्विवेलेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। भाई अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो, टाउन ट्रीट्स 4.2 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ रॉ वाटर फॉर डेली डोमेस्टिक सप्लाई। Circulating particles are produced by chemical coagulation and overflow rate आपको दिया है 0.2 mm per second will produce satisfactory particle removal in a settling basin at a 3.5 meter depth. The required surface area, अब देखो डिस्चार्ज दिया है, सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई। डिस्चार्ज कितना है, डिजाइन डिस्चार्ज आपको दिया है 4.2 मीटर क्यूब, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में इतना है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 60, मीटर क्यूब पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। मीटर क्यूब पर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर लिया। और देखो ओवरफ्लो रेट मतलब सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न साइज पार्टिकल, ओवरफ्लो रेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है दोस्तों, 0.2 mm पर सेकेंड, 0.2 mm पर सेकेंड। अब mm को दोस्तों मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच, एरिया विल बी इक्वल टू ओवरफ्लो रेट, है ना। डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है ना, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन ओवरफ्लो रेट, ठीक है भाई। तो डिजाइन डिस्चार्ज कितना हो गया, 4.2 डिवाइड बाई 60, ओवरफ्लो रेट आपका कितना है 0.2 × 10⁻⁻। इसे जब आप सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी इन मीटर स्क्वायर।
और आपसे मीटर स्क्वायर में ही पूछा हुआ है, तो आप चेक कर लो इसे क्या आंसर आ जाएगा। देखो भाई बहुत ध्यान से, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 42 4.2 है ना, 4.2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों 1000 से, ठीक है, 4.2 का आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 4200 आ गया, डिवाइडेड बाई 60 को 0.2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यू विल गेट द आंसर एज 350। इजी था दोस्तों ये, 350 मीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर स्क्वायर। आई होप बिना कैलकुलेटर के भी आपसे ये आंसर हो गया होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेजर कैटायन इन रिवर वाटर सैंपल आर फॉलो। सोडियम आयन का दिया हुआ है, मैग्नीशियम आयन का, कैल्शियम आयन का दिया हुआ है। टोटल हार्डनेस, हार्डनेस कौन देगा, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन हार्डनेस देगा। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या दे रहा है, 1 मिली मोल्स जो आपका है इज अ डाइवेलेंट कैटायन 100 मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रहा है, 100 मिलीग्राम पर लीटर आपको दे रहा है। तो हार्डनेस क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, और आपको पता है टोटल हार्डनेस निकालनी है ना आपको, है ना, टोटल हार्डनेस निकालनी है, और आपको पता है ये कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हार्डनेस क्या हो जाएगी दोस्तों, हार्डनेस, हार्डनेस आपको, अगर आपको हार्डनेस चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दीजिए, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, 0.33 आपको दिए हुए है ना। ठीक है? अब देखो 0.33 इसको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। अब देखो अगर आपको इस कॉन्सेंट्रेशन को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस मैग्नीशियम आयन को कन्वर्ट करना है 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। 0.33 का मतलब 33 हो गया, और 15 15, तो 33 और 15 मतलब 48 मिलीग्राम पर लीटर किसके टर्म में, एस कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके कारण आपका आंसर आ गया है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बेबिट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, पीक फैक्टर कभी भी निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि एवरेज जो आपको मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज होता है 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज होता है ना, तो पीक की वैल्यू 1.8 आ गई। ऐसी बेबिट फार्मूला ने दोस्तों वैल्यू के लिए फार्मूला दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज रेट ऑफ फ्लो। ये फार्मूला होता है 5/p⁻0.2, ये होता है दोस्तों पॉपुलेशन इन 1000। तो ध्यान रखिएगा बेबिट फार्मूला में 5/p⁻0.2, कह रहे वाली बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉलिड कंटेंट रिमेन्स द सेम, बोल रहा है सॉलिड कंटेंट सेम है इफ द क्वांटिटी ऑफ स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट 98% है, उसमें डिनोट किया है सॉलिड कंटेंट को x से। अब स्लज की क्वांटिटी क्या हो गई है, मॉइस्चर कंटेंट 96% हो गया है, तो स्लज की क्वांटिटी आप लोग बताइए। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द रॉ स्लज 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टेड स्लज 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द डाइजेस्टेड स्लज। तो आप देखो ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, सॉलिड कंटेंट्स अगर सेम है, द क्वांटिटी ऑफ द स्लज विद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 98%, अगर दोस्तों ये 98% है ना, और इसकी वैल्यू x है, इज इक्वल टू वॉल्यूम आपसे पूछा है। अब मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया दोस्तों, 96% हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो नीचे आ जाएगा, तो x/2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इन एन एनवायरनमेंट वेयर एनवायरमेंटल लैप्स रेट ELR इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है, DALR ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, ELR बड़ा है ALR से, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है विच एटमॉस्फेरिक प्लूम बिहेवियर इज प्रीडोमिनेटली ऑब्जर्व, तो ये कौन सा लूपिंग प्लूम है, ये कौन सा प्लूम है जब ELR बड़ा होता है किससे, ALR से। द करेक्ट आंसर इज, ये कौन सा प्लूम है दोस्तों, लूपिंग प्लूम। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इन विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट इज एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन मेटेलिक सीवर्स मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक मार्क रिंग्स एंड बोल्ट। देखो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल जॉइंट्स देते हैं दोस्तों, मैकेनिकल जॉइंट्स देते हैं, है ना, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। मेटेलिक सीवर्स में हम लोग कौन कौन से जॉइंट देते हैं, मैकेनिकल सीवर्स देते हैं, मैकेनिकल जॉइंट्स देते हैं, मैकेनिकल सीवर्स। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन यूजिंग दी स्ट्रेट लाइन मेथड। इनिशियल परचेजिंग कॉस्ट उसकी कितनी है, 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 1000 है, और 30 साल की इसकी लाइफ है। तो आप बहुत ध्यान से देखो, 1000 में से जब आप सेल करोगे तो 100 रुपये आपको क्या मिल जाएंगे, एज अ स्क्रैप वैल्यू मिल जाएंगे। तो 1000 माइनस 100 कितना हो गया, 900, उसकी लाइफ कितनी है, 30 साल है, तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 300 रुपीज़, है ना, 300 रुपीज़ हो जाएगी, दैट इज दी, दैट इज एनुअल डेप्रिसिएशन, हर साल उसमें 300 रुपये का डेप्रिसिएशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन एन एम्बैंकमेंट यूजिंग द मिड सेक्शनल एरिया फार्मूला। द लेंथ इज 15 मीटर, टॉप विड्थ इज 5, डेप्थ इज 3 मीटर, साइड स्लोप आपका क्या है 1.5:1 है, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई बहुत ध्यान से, पहले तो आपको लेंथ पता ही है, तो आप पहले एरिया निकाल लीजिए। एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, बी डी प्लस स्लोप इंटू डी का स्क्वायर। एरिया निकाल लो, एरिया को आप मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, आपका आंसर आ जाएगा। तो डी प्लस बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ठीक है। और आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, तो एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, विड्थ कितनी दी हुई है, ठीक है, बी इंटू डी है ना, बी इंटू डी, देखो 5 इंटू 3 हो जाएगा 1.5, 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3, ठीक है, 5 इंटू हो जाएगा, प्लस स्लोप आपको दिया है 1.5, डेप्थ कितना है 3 का स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा 9, 9 का 1.5 गुना, और ये 5 ये 15, ठीक है। और एरिया जो भी आपका आएगा, एक बार आप इसे चेक कर लीजिए, एरिया विल कम्स आउट टू बी 28.5, और 15 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 15 मीटर है ना, 28.5 और इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 28.5 इंटू। तो करेक्ट आंसर इज 28.5 का 15 गुना, देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज 427.5, 427.5 इज द करेक्ट आंसर, 427.5 मीटर, ऑप्शन डी इज द, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो भाई, द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम फॉर वर्क इन्वॉल्वड इन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। बिगिनिंग से लेके एंड तक जो ये प्रोसेस होता है सारी क्वांटिटीज को मतलब मेजर करने वाला, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग। क्या बोलते हैं, यही तो क्वांटिटी सर्वेइंग है दोस्तों, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। Which statement best describes the proportional relationship between plinth area and the carpet area of the building? देखो प्लिंथ एरिया क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है क्या कारपेट एरिया से, कितना ज्यादा होता है, 10 से 20% दोस्तों ये ज्यादा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। प्लिंथ एरिया इज 10 to 20% मोर देन द कारपेट एरिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर द हुक लेंथ ऑफ अ बेंट अप रीइंफोर्सिंग बार इफ द एंगल ऑफ द बेंट इज 90 डिग्री, जब 90 डिग्री बेंट होता है, ठीक है, कितना अलाउंस होता है हुक लेंथ के लिए, 6 होता है, कितना होता है दोस्तों, 6. अंडरस्टूड एवरीवन, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। 90 डिग्री बेंड के लिए 6 होता है, 180 डिग्री के लिए 9 होता है, शायद 90 डिग्री दिया था ना, हाँ 90 डिग्री, 6 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द डेप्रिसिएशन इन अ प्रॉपर्टी वैल्यू ड्यू स्पेसिफिक डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस लाइक प्रॉक्सिमिटी टू फैक्ट्रीज, न्यू ट्रैफिक पैटर्न और जोनिंग लॉज स्पेसिफाइड क्लासिफाइड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं दोस्तों एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस बोलते हैं इसे, ठीक है ना। बाहरी इन्फ्लुएंसेस जो आपके होते हैं उसके कारण जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, wheat require about 7.5 centimeter of water after every 28 days if the base period of the crop is 140 days। तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकाल लूँ, फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ मैं, तो देखो 140 डेज है, हर 28 दिन के बाद आपको वाटरिंग करनी है, तो कितनी बार वाटरिंग करोगे, तो 140 डिवाइड बाई 28, ठीक है, तो ये 7 से हो जाएगा 20 और ये 4 यानी 5 आ जाएगा, 5 बार, 5 टाइम्स आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। एक वाटरिंग में 7.5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर है, तो 5 इसमें कितना देना पड़ेगा, 5 वाटरिंग में कितना देना पड़ेगा, 37.5 टोटल 37.5 सेंटीमीटर डेप्थ का वाटर आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन का करेक्ट आंसर, ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ए वाटर कोर्स है द कल्चरेबल कमांड एरिया 2500 हेक्टेयर, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 20% शुगर केन के लिए है, ड्यूटी दी हुई है 40% राइस के लिए है, ठीक है, टोटल डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स। तो आप एक चीज देखिए भाई बहुत ध्यान से, अगर आपको एरिया पता है 2500 का 20%, 2500 का 20%, तो ये तो आपका एरिया हो गया। अब एरिया हो गया, अगर मैं इसे ड्यूटी से डिवाइड कर दूं 2500, तो ये डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर शुगर केन हो गया। इसी तरीके से 2500 का 40% अगर मैं निकाल लूँ, 40%, और इसकी ड्यूटी कितनी है दोस्तों, डेज, अच्छा शुगर केन की दोस्तों कितनी है, शुगर केन की है 20%, ये 1000 है, और इसकी दोस्तों कितनी है 2500 है। तो आप एक चीज़ देखिए बहुत ध्यान से, तो दिस विल गिव यू द आंसर। तो ये टोटल डिस्चार्ज है एट द हेड ऑफ द वाटर कोर्स, तो ये तो 0.4 हो गया, ये 0.4 हो गया दोस्तों, 0.4 डिस्चार्ज क्यू मैक्स हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 जीरो यहाँ से कट गए, 50, तो ये 0.5 हो गया, 0.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.9 क्यू मैक्स, 0.9 क्यू मैक विल बी द आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, है भाई, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, a field has an effective root zone depth of 1 meter, the dry unit weight of the soil is this much, field capacity is 20%, permanent wilting point is 10%, permissible depletion 50% है, मतलब जब 50% पानी डिप्लीट हो जाएगा तब आप इरिगेशन वाटर देना स्टार्ट करेंगे।
इफेक्टिव रेनफॉल 50 mm है, कितना इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले आप ये देख लो कितने डेप्थ का आपने वाटर दिया है, डी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, है ना, इनटू रूट जोन डेप्थ फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। देखो गामा डी कितना है, 25 1500 15,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब आप देखो पानी की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो यानी 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये भी दोस्तों न्यूटन पर मीटर क्यूब। रूट जोन डेप्थ कितना है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 1000 mm। फील्ड कैपेसिटी कितनी है दोस्तों 20%। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना है दोस्तों 10%, यानी 10% ये बचा, डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो यहाँ से 1.5 हो गया, 1.5 ये 10 हो गया, ठीक है 1000। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी, एक बार आप ये चेक कर लीजिए, ये आपकी जो वैल्यू है 15,000 डिवाइडेड बाई, इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, इतनी डेप्थ का 50% आप क्या करोगे, 50% मतलब 0.50 डेप्थ का वाटर आप इरीगेट करेंगे, तो ये 75 mm आ जाएगा, 75 mm। अब आप एक चीज देखिए, इसमें से 25 mm तो आपको रेनफॉल ने 50 mm रेनफॉल ने दे दी, तो आपको क्या है, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट बोली 75 आपको चाहिए, आपको 50 mm रेनफॉल ने दे दी, तो आपको नेट ऑफ 25 mm चाहिए कि नहीं चाहिए, तो नेट इज 25 mm इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। Option D is the correct answer. If an irrigation system canal bed level is at an RL of 212 meter and the stream high flood level passing underneath is 210, तो नीचे है, highest flood level of the stream is below, what type of cross drainage, तो दोस्तों ये aqueduct है, दिस इज दी एक्वाडक्ट, है ना भाई, तो कैनाल ऊपर है, ड्रेन नीचे है, ड्रेन का हाईएस्ट फ्लड लेवल कैनाल के बेड के ऊपर है, तो दिस इज द एक्वाडक्ट। देखिए द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन इरिगेशन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन ए डिस्ट्रीब्यूटर इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, सब प्रपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 होती है, सब प्रपोर्शनल के लिए क्या होती है दोस्तों, सब प्रपोर्शनल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी विल बी लेस देन 1, ये चीज। देसी रेजिम थ्योरी में डिजाइन ऑफ एल्यूवियल चैनल जिनके लिए होती है, रेजिम स्कोर डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है 1.35 क्यूज पर बाई एफ की पावर 1/3, रेजिम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, फॉर स्टील बीम विद अ शेप फैक्टर ऑफ 1.12, शेप फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज नॉर्मली 1.5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है। इफ द अलाउएबल स्ट्रेस इज परमिटेड टू इंक्रीज बाय 20%, अब आपने 20% इंक्रीज कर दिया है, अलाउएबल स्ट्रेस इंक्रीज कर दिया, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है दोस्तों, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस है ना भाई, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, यस और नो, है ना, वर्किंग स्ट्रेस आपका जो भी है इसे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अलाउएबल स्ट्रेस को आप 20% इंक्रीज कर रहे हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है पहले 1.5 है, ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, लोड फैक्टर बोल रहा है, तो लोड फैक्टर क्या होता है, इट इज डिफाइंड, लोड फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ द शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हाँ कि ना भाई, शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, क्या ये बात समझ में आ गई, है ना। अब आप एक चीज देखिए भाई, यहाँ पर आप 20% इंक्रीज कर रहे हो, यस और नो, है ना भाई, तो 1.12 तो आपकी क्या है, शेप फैक्टर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो चेंज हो जाएगी ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो चेंज हो जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपकी चेंज, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 थी, इसे आप 20% आपको और क्या करना है, परमिसिबल स्ट्रेस को आपने इंक्रीज कर दिया, 1.2 से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पर आप चीज देखिए, दिस विल गिव यू द आंसर एज 1.5 को 1.2 से जब डिवाइड करेंगे 1.25 आ जाएगी, 1.25 इंटू 1.12 इज नथिंग बट 1.40, 1.40, ऑप्शन डी इज। आगे बढ़ते हैं, एक स्टील प्लेट है 3 mm वाइड है और 10 mm थिक है, अब इसमें नॉमिनल डायमीटर 18 mm का ड्राइव किया है, तो सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, देखो 18 mm के लिए आपको रिविट होल कितना करना पड़ेगा, रिविट है इसलिए 1.5 ऐड कर दिया, 19.5 mm, 19.5 mm, ठीक है भाई, 300 mm की जो विड्थ है, 300 mm की जो विड्थ है, इसमें से अब आपने कितना रिविट होल माइनस कर दिया, 19.5 माइनस कर दिया, 19.5, और इसकी थिकनेस कितनी है दोस्तों, इसकी थिकनेस जो है वो 10 mm दी हुई, तो 300 में से आपने क्या माइनस किया, 19.5 माइनस किया, और इसमें से 10 और मल्टीप्लाई कर दिया थिकनेस, आपको नेट सेक्शनल एरिया आपको, एवरीवन, तो देखो ये अगर इसे 20 मान लेता हूं तो 280 हो जाएगा, तो 2800 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका आंसर आ जाएगा, 2850 विल बी द करेक्ट आंसर, 2850 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28, हाँ ठीक है 2850,
While designing the structural joint, the permissible stresses for power-driven field rivet are reduced in comparison to power-driven shop rivet. तो ये 10% reduce करते हैं दोस्तों. Correct answer is option A is the correct answer. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Next question. Plastic design of steel structure. What is the classification of steel section that has capacity to develop the plastic hinge but does not have a rotational capacity? मतलब plastic hinge तो develop होगा मगर प्लास्टिक हिंज मैकेनिज्म पे फेलियर नहीं होगा. तो ये कौन सा होता है दोस्तों? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है प्लास्टिक सेक्शन, फिर कॉम्पैक्ट सेक्शन. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट सेक्शन होगा. इसमें प्लास्टिक हिंज तो फॉर्म होगा मगर रोटेशन डेवलप नहीं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, अब देखिए, इन लोडेड स्टील localized bearing stress caused by the transmission of heavy compression forces from the wide flange to the narrow web leads to specific type of failure. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोलेंगे दोस्तों? वेब क्रिपलिंग. लोग वेब क्रिपलिंग बोलते हैं इसे. ठीक है, वेब की क्रिपलिंग होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा. वेब एक ही जगह से क्रिपल कर जाएगा, है ना. वेब क्रिपल कर जाता है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, अकॉर्डिंग टू आईएस स्टैंडर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ स्टील कॉलम हुज डिजाइन्ड ए governed strictly by compression forces resulting from wind or earthquake. देखो भाई, compression member subjected to load from the wind or earthquake. तो क्या आपका दोस्तों इसमें मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है? बहुत इजी क्वेश्चन है. आई होप आपको याद भी होना चाहिए. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 250 विल बी इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है भाई, देखिए 250 इसका करेक्ट आंसर है. चलो, तो ये है दोस्तों टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन. अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट, जब आप लोग टेस्ट नंबर 3 दे देंगे, टेस्ट नंबर 3 का मैं आप लोग को सॉल्यूशन करवा दूंगा. आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे. अब थोड़ा सा फास्ट इसलिए हुआ है क्योंकि आपने एक बार पढ़ा भी हुआ है, फिर टेस्ट भी दिया हुआ है, तो इसीलिए एक गो में हमने पूरा का पूरा इस सॉल्यूशन कवर कर लिया है. ठीक है, टेस्ट जरूर दीजिएगा दोस्तों, इससे आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी, आपको आपका टेस्ट का इवेल्युएशन भी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सचान आप सभी का स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज में. और आज बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 मॉक टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 2. मुझे उम्मीद है कि इससे पहले वाला मॉक टेस्ट आप लोगों ने थॉरोली देखा होगा और उसमें मेरे द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स को आपने थॉरोली कॉपी पे नोट्स बना करके उनके रिवीजन के लिए तैयार कर लिया होगा. ठीक है ना. आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं. यहां पर भी हम लोग थॉरोली सभी ऑप्शंस डिस्कस करेंगे और उनसे जो भी संभावनाएं प्रश्नों की बन सकती हैं उन पर बातचीत करेंगे. ये रहा पहला क्वेश्चन. फायरवॉल इन अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर. पहला क्वेश्चन ऑप्शन है डेटा बैकअप, दूसरा है वायरस स्कैनिंग, तीसरा है नेटवर्क सिक्योरिटी और चौथा है बेटा पावर सप्लाई. सभी बच्चे बताएंगे यहां पर क्या आंसर सही बैठेगा, है ना. तो डेटा बैकअप क्या होता है? डेटा बैकअप बेटा एक यूटिलिटी है ना. डेटा बैकअप एक यूटिलिटी है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं, डेटा को, किसी भी डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर देते हैं. डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर देते हैं ताकि एक जगह से डेटा अगर जाए तो दूसरी जगह से हमें वो डेटा बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के प्राप्त हो जाए. ठीक है, आई होप ये बात सभी को क्लियर हुई. ठीक है ना. अगला पॉइंट क्या है? वायरस स्कैनिंग, है ना. दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? वायरस स्कैनिंग. अब आप खुद ही सोचिए कि जो वायरस स्कैनिंग का काम है वो कौन करेगा. मतलब मेरा प्रश्न समझ रहे हैं, वायरस स्कैनिंग का काम एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर में कौन करता है? तो आंसर आ जाएगा एंटी वायरस करता है. कौन करता है? एंटी वायरस करता है. ठीक है. फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी लगा देंगे और इसके आगे एक पॉइंट लिख लेंगे, वो ये है प्रिवेंट्स फ्रॉम
ऑथराइज एक्सेस, प्रिवेंट्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। क्लियर। और पावर सप्लाई की बेटा जी बात करो तो पावर सप्लाई जो है हमारे कंप्यूटर में एसएमपीएस प्रोवाइड करता है, या उसे दूसरे शब्दों में हम पीएसयू कहते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। पीएसयू का फुल फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे, जो कि है पावर सप्लाई यूनिट। पीएसयू का फुल फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे, जो कि है प्यारे बच्चों पावर सप्लाई यूनिट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? फिलहाल यहां पर आंसर ऑलरेडी किसी ने डार्क करके मार्क कर दिया है। तो फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इज व्हाट? आंसर इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपको पता है पीडीएफ में किसी भी फाइल को हम क्यों बदलते हैं? किसी भी फाइल को पीडीएफ में बदलने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वह क्या होता है? क्या कोई बच्चा जानता है कि किसी भी फाइल को हम पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट करते हैं? ठीक है ना। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वो फाइल जो है वो नॉन एडिटेबल हो जाती है। फाइल जो है नॉन एडिटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। एक जवाब, ठीक है। दूसरा जवाब है टू रीटेन formatting of any document, to retain formatting of any document। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को रिटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विच कंपोनेंट कनेक्ट सीपीयू टू मेन मेमोरी? ठीक है, तो ऑप्शन है एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एक्सपेंशन बस। सभी बच्चे सोचिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, तो एड्रेस बस का काम क्या होता है? कैरीज एड्रेस लोकेशन फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी। एड्रेस लोकेशन फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी। डेटा बस का बेटा क्या काम है? ट्रांसफर्स एक्चुअल डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ट्रांसफर्स एक्चुअल डेटा बिटवीन CPU and main memory। ठीक है, ये हमारे काम है। बाकी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्रेस बस। अगला क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स इन MS DOS? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉपी कमांड आंसर है। MS DOS का फुल फॉर्म लिखेंगे पहले तो यहां पर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म लिखेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
टेक्निकली बेटा ये एक कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड लाइन इंटरफेस, या इसे दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं बेटा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद मूव कमांड जो है दैट इज यूज फॉर कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट आंसर लगा देंगे यहां पर कॉपी कमांड। dir क्या है? dir का फुल फॉर्म होता है सर डायरेक्टरी, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं डिस्प्ले इनपुट रिकॉर्ड। डायरेक्टरी कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में बेटा हम इन्हें डिस्प्ले इनपुट रिकॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट इज, देखिए अगर मैं ये बात करूं ये किसका एक्सटेंशन है, तो ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। ये एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। ये एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। ये एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन है। लास्ट वाला जो है ये डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन है। ये डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं कि ये docx, pptx, xlsx, इसमें x का क्या मीनिंग है ना, मतलब कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि .docx का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट मत लगा दीजिएगा, आंसर आएगा डॉक्यूमेंट इन XML। क्या आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों? डॉक्यूमेंट इन XML। ठीक है, और ये जो XML है इसका क्या फुल फॉर्म है? इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल ऑब्लिक एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल ऑब्लिक एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, PPTX आंसर हो गया। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड इन पेन ड्राइव्स? आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में? तीन प्रकार की है मेजरली, पहली है मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरी है ऑप्टिकल स्टोरेज, और तीसरी है फ्लैश मेमोरी, है ना। अभी मैग्नेटिक स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप, ये सभी उदाहरण हैं किसके? मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया के। ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो CD, DVD, ब्लू रे डिस्क,
HVD फुल फॉर्म जानते हो HVD का? तो याद रखना होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, BRD का ब्लू रे डिस्क। अगर आपसे कोई पूछे DVD का तो डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क, और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर? अब आती है फ्लैश मेमोरी, तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें पेन ड्राइव आ जाएगा, इसमें मेमोरी कार्ड्स आ जाएंगे, इसमें SSD आ जाएंगे। SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। आंसर आ जाएगा फ्लैश मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा ये जो ROM है, दिस इज ऑल्सो अ परमानेंट मेमोरी, इसे हम परमानेंट मेमोरी ही कहते हैं। कैश मेमोरी जो है ये फास्टेस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी कहलाती है, ये फास्टेस्ट प्रोसेसिंग मेमोरी कहलाती है। वर्चुअल मेमोरी क्या है? पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, यूज एज a extended RAM, part of hard disk use as a extended RAM। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। अच्छा, एक और प्रश्न पूछो, क्या बता दें क्या? पेन ड्राइव का दूसरा नाम, another name of pen drive is, another name of pen drive is thumb drive। Another name of pen drive is thumb drive। एक और क्वेश्चन बता दें क्या? Another name of enter key is, रिटर्न की। समझ के चलो। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ हार्ड डिस्क इनटू पार्टीशन इज नोन एज। ठीक है, तो एक किसी भी हार्ड डिस्क को पार्टीशंस में डिवाइड करना है, पार्टीशंस क्या बोलते हैं? ठीक है ना, क्लियर है? पार्टीशन क्या होते हैं? एक होता है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना। ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना, एक होता है पार्टीशंस में डिवाइड करना। तो अब दोनों में अंतर क्या है? क्या आप जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या कहलाएगा? दोनों का मामला जो है वो क्या कहलाएगा, है ना? तो आंसर बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं करना है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं तुम्हें। एक होता है ट्रैक और सेक्टर बनाना, टू क्रिएट ट्रैक्स एंड sectors in storage media। To create tracks and sectors in storage media,
तो याद रखिएगा ये प्रक्रिया कहलाती है सर फॉर्मेटिंग। ये प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है ना। और ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है? तो इसके पीछे की मंशा है डेटा सक्सेसफुली स्टोर करना। डेटा सक्सेसफुली स्टोर करना, किसी भी स्टोरेज मीडिया में सक्सेसफुली डेटा स्टोर करना। क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों मेरी बात? ठीक है ना। क्या आपको यहां तक की बात सभी को समझ में आई? ठीक है, अब सुनो, दूसरा है पार्टीशंस क्रिएट करना। ये कैसे करते हैं मैं बताता हूं तुम्हें। माई कंप्यूटर का आइकन होता है, माई कंप्यूटर के आइकन पर जाना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद ऑप्शन आएगा मैनेज का, मैनेज का ऑप्शन आएगा और उसके बाद आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया टेक्निकली क्या कहलाएगी? पार्टीशनिंग कहलाएगी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट? स्टोर डेटा। ये सेकेंडरी मेमोरी का काम है, डेटा को स्टोर करना। ये किसका काम है प्यारे बच्चों? तो आंसर आएगा ये काम है सेकेंडरी मेमोरी का। एग्जीक्यूट कैलकुलेशंस, ये काम है अरिथमेटिक। लॉजिकल यूनिट का। कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, ये बात सही है। और लास्ट है डिस्प्ले आउटपुट, ये काम है मॉनिटर का, ये काम है मॉनिटर का, जिसका दूसरा नाम है VDU। VDU का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर आएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर आ जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस प्रोवाइड अ हार्ड कॉपी आउटपुट? हार्ड कॉपी आउटपुट की बात यहां पर बेटा जी हो रही है। तो काम कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रिंटर करेगा, है ना। प्रिंटर ये काम करता है, हार्ड कॉपी आउटपुट निकालना है, प्रिंटर काम करेगा। मॉनिटर क्या करेगा? टू डिस्प्ले आउटपुट, टू डिस्प्ले आउटपुट। प्रोजेक्टर क्या करेगा? टू डिस्प्ले आउटपुट इन बिगर स्क्रीन, टू डिस्प्ले आउटपुट इन बिगर स्क्रीन। प्रिंटर इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रिंटर इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लॉटर क्या करेगा? प्रोड्यूसेस हाई रेजोल्यूशन and high quality prints. High produces high resolution and high quality prints in large banners, metal sheets, and hardboards. एंड हार्डबोर्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विच की इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज। अगर मैं आपसे पूछूं कि F2 का काम क्या है, तो ये कंप्यूटर में जनरली रीनेम के लिए यूज होती है और स्टार्टअप के दौरान ज़्यादातर कंप्यूटर में बायोस में एंटर करने के लिए भी। F3 सर्च करने के लिए यूज हो जाती है, F5 रिफ्रेश करने के लिए यूज हो जाती है और F9 कैलकुलेट मैनुअली के लिए यूज हो जाती है। F5 के कुछ और भी काम हैं यदि आपको पता हो तो, जैसे F5 के माध्यम से आप वर्ड एक्सेल वगैरह में बुकमार्क अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज। सम तो सम फंक्शन है, एवरेज के लिए एवीजी नहीं होता, प्रॉपर पूरा एवरेज होता है। एवरेज होता है, एक बात और यहाँ पे दो बातें हैं, एक फंक्शन है और एक फॉर्मूला है। एक फंक्शन है और एक फॉर्मूला है, दोनों में अंतर क्या है? फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड होता है। फंक्शन क्या होता है? आंसर आएगा प्री डिफाइंड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर आएगा यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड होता है। और काम की बात करें, सेम है ना, सेम टास्क के लिए दोनों बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल ट्रांसमिशन, है ना। चलिए फुल फॉर्म बता देते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SNMP। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। SNMP बोले तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और यहां पे लिखेंगे ऑल दीज आर belongs to application layer। विद शॉर्टकट की ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। Ctrl+R से क्या होता है जानते हैं बेटा? Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होती है। राइट अलाइनमेंट होती है। Window+R से रन ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विंडो के साथ यदि आप L दबाएंगे
तो सिस्टम लॉक होगा, ठीक है। विंडो के साथ आप M दबाएंगे तो मिनिमाइज ऑल एप्लीकेशंस, मिनिमाइज ऑल एप्लीकेशंस, विंडो के साथ D प्रेस करेंगे तो शो डेस्कटॉप, शो डेस्कटॉप, ठीक है। विंडो के साथ E प्रेस करेंगे, विंडोज एक्सप्लोरर, विंडो के साथ आप F प्रेस करेंगे, फीडबैक हब, फीडबैक हब, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ इनफ ऑफ अ फाइल नेम इन विंडोज 10? आपको पता है विंडोज की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें जैसे डॉस की बात करें तो डॉस के अंदर जो फाइल नेम कन्वेंशन है, डॉस के बाद जो हमारी फाइल नेम कन्वेंशन है वो है 8.3, ठीक है। यानी कि अप टू 8 कैरेक्टर इन प्राइमरी नेम, अप टू 8 कैरेक्टर इन प्राइमरी नेम और अप टू 3 कैरेक्टर इन सेकेंडरी नेम, ठीक है। लेकिन जो विंडोज है, जो कि विंडोज है बेटा, उसमें पता है क्या है, विंडोज में आपको ये जो फाइल नेम की बात करें हम तो इसमें आपको फाइल नेम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स का अलाउड है। इसमें आपको जो फाइल नेम है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स का अलाउड होता है, ये बात ध्यान अवश्य रखिएगा। क्लियर? चलें आगे। अब ये 128 कैरेक्टर की बात करें, ये स्काई कोड में होते हैं, ये स्काई में होते हैं, ठीक है। Which command in MS Excel is used to log cell references? सुनो, पहली बात तो यह है कि सेल रेफरेंसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला है रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस। दूसरा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तीसरा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, अगर हम रिलेटिव सेल रेफरेंस की एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, A1 A2 A3 इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर? उसी जगह अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें
डॉलर ए, $1, डॉलर ए, $2 इस तरीके से देखने को मिलेगा। और मिक्स्ड सेल रेफरेंस में $A1, $2 इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पर भी डॉलर लगा है, समझ रहे हैं, ये जो डॉलर साइन है ये वैल्यू को लॉक करने में यूज होता है, लॉक करने में यूज होता है। ये बेटा वैल्यू को लॉक करने में यूज होता है। तो अब आप देखिए यहां पर कहीं पर भी नहीं है, तो यहां पर रिलेटिव सेल रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि रो और कॉलम दोनों ही क्या हैं, वेरिएबल हैं, दोनों ही वेरिएबल हैं। यहां पर दोनों में डॉलर लगा है तो हम बोलेंगे कि रो और कॉलम बोथ फिक्स्ड, बोथ फिक्स्ड। और मिक्स्ड में देखो तो यहां पर देखिए तो ये कॉलम फिक्स्ड है, कॉलम फिक्स्ड, यहां पर रो फिक्स। ठीक है, कॉलम फिक्स और यहां पर बेटा रो फिक्स है। क्लियर हो रही है बात सभी प्यारे बच्चों को? ठीक है, अब आगे देखो, एस्ट्रिक का साइन क्या है, ये बेटा एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, दो होते हैं, एस्ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी होता है। हैश का साइन कब आता है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा जब सेल की चौड़ाई कम होती है, सेल की चौड़ाई कम होती है। एट द रेट कब यूज होता है, तो आंसर आएगा यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में, यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में। तो यहां पर फाइनल आंसर लगा देंगे $। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला मॉक टेस्ट खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक्सप्लेनेशन, सभी ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, सभी बातें आपको अच्छे से समझाई गई हैं, बताई गई हैं। आई होप आप इस सेशन को सही से पढ़ेंगे और अपने नोट्स में प्रॉपर नोट करके अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं भाई आप सब लोग? आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे भाई। और आज हम लोग यूपीजीके के मॉक 2 में आज आप सबका स्वागत है मेरे भाई। और बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सचमुच बताऊं तो आप देखिएगा, आपको प्रश्न लगा के अंदाजा पड़ जाएगा। और मैंने जिस पैटर्न पर पिछली बार प्रश्न कराए थे उसी पैटर्न पर प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब कुछ अच्छा है। देखें प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। प्रश्न ये कह रहा है मित्र लोग कि सर, उत्तर प्रदेश में संतरा का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? क्या अमरोहा में होता है, सहारनपुर में होता है, मेरठ में होता है, या लखनऊ में होता है? जल्दी से बताएंगे कि सर उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त संतरा का, मैंने आपको मॉक 1 में बताया था कि सर जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन करता है। यूपी में सर्वाधिक सर्वाधिक किसका, संतरा का सर्वाधिक, अरे भाई बोर्डिंग क्यों, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन करता है। किसका भैया, संतरा का
उत्पादन करता है, का उत्पादन करता है। ओके मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन कौन करेगा? तो सर वो करेगा सहारनपुर। अगर मैं सहारनपुर की बात करता हूं तो इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती, 3 राज्यों से लगती, 3 राज्यों से लगती। कौन कौन से मेरे भाई? तो इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों से लगेगी। कौन कौन से होंगे? एक होगा कौन सा? हरियाणा, एक कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, और एक कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सहारनपुर की अगर और मैं बात करता हूं तो यहीं पर है क्या? शाकुंभरी देवी का मंदिर, शाकुंभरी देवी का मंदिर है, शाकुंभरी देवी का मंदिर यहीं पर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जो सहारनपुर है वो मेरे दोस्त किसके लिए जाना जाता है? सर ये कागज उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यूपी में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 24 जनवरी 2018 को जो एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी, एक जिला एक उत्पाद जो योजना शुरू की गई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये योजना जो शुरू की गई थी उसके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना मेरे दोस्त, ये किसके लिए, किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? जल्दी से बताना। तो अगर मैं बात करता हूँ सहारनपुर के बारे में तो जल्दी से बताएं मेरे दोस्त कि ये किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? जो एक जिला एक व्यंजन में, तो इसका जो ये जाना जाता है किसके लिए? पेड़ा उत्पादन के लिए, जूडो खेल के लिए प्रसिद्ध है, और ये लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्त? लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, किसके लिए जाना जाता है सर? लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना भैया, ये किसके लिए जाना जाता है मेरे दोस्त? तो ये लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। कौन सा? सर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, आगे की बात करता हूं मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। जरा दूसरा प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है कि किस नगर को उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो दुनिया जानती है बौद्ध और जैन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा रहा है? कौशाम्बी रहा है। अगर मैं बात करता हूं कौशाम्बी के बारे में, है तो सर जो वत्स महाजनपद था, कौन सा महाजनपद? वत्स महाजनपद की राजधानी, वत्स महाजनपद की राजधानी रह चुका है। वत्स महाजनपद की राजधानी, ओके, वत्स महाजनपद की राजधानी रह चुका है, ठीक है भैया। वत्स महाजनपद की राजधानी थी क्या? कौशाम्बी। अगर मैं बात करता हूं महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे वो कहां दिए गए थे? किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध ने। ओके, अगर हमसे ये बात पूछी जाएगी कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे मेरे भाई? तो सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। पहला उपदेश अगर मुझसे पूछा जाएगा, ये बताओ पहला उपदेश कहां दिया था महात्मा बुद्ध के द्वारा? पहला उपदेश है, अगर मैं बात करता हूं पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिया था वो कहां दिया था? वो दिया था कहां पर? महात्मा बुद्ध के द्वारा। अच्छा, अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर जो एक महाजनपद था उस समय एक महाजनपद था मेरे दोस्त, याद रखना, जिस महाजनपद का नाम था मल्ल महाजनपद। ये एक महाजनपद था है। अगर मैं महाजनपद काल की बात करूंगा तो उस समय कुल महाजनपद थे 16। कितने महाजनपद थे? 16। और 16 में से अगर मैं बात करूंगा कि सर उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8। उनमें से ही एक महाजनपद था जिसका नाम था मल्ल महाजनपद। इसकी 2 राजधानियां थी। अगर मैं बात करूंगा इसकी राजधानी के बारे में
तो इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम था कुशीनगर। क्या नाम था? एक महाजनपद, एक राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर, और एक राजधानी हुआ करती थी पावापुरी। क्या हुआ करती थी? पावापुरी। पावापुरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, है कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, है महात्मा बुद्ध का। यहाँ पर कौन सा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को अगर मैं बात करता हूँ, जो इनके मोक्ष प्राप्ति या है जो इनकी निर्दोष है, जो इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, वो कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। और पावापुरी में किसे? महावीर स्वामी को, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को। ओके भैया, है समझ में आ गई ना बात? तो महावीर स्वामी का जो निधन हुआ था वो कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का निधन कहाँ पर हुआ था? तो बोलेंगे सर पावापुरी। अगले प्रश्न पर आता हूं। सर चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? जल्दी से बताओ, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? जल्दी से बताना भैया कि चित्रकला की मेरे दोस्त मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हाँ बताओ भैया, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ। तो सर आरंभ पूछा जाएगा तो वो किसने किया था? हुमायूं ने किया था। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं जहांगीर, जहांगीर के शासन, देखो ये क्वेश्चन गलत होता है। जहांगीर के शासनकाल को, जहांगीर के जहांगीर के शासनकाल को, शासनकाल को, शासनकाल को मुगल कला का, या मैं बात करूंगा शासनकाल को चित्रकला का, चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। ओके भैया, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। क्या कहा जाएगा सर? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन प्रश्न क्या था कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ पूछा जाएगा, तो इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन आरंभ पूछा जाएगा तो किसने किया था? हुमायूं ने, है ना। इसी हुमायूं की अगर मैं बात करूंगा, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पूरी जिंदगी तक लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए इसका निधन हुआ था। क्या पूछा जा रहा है सर? मंदिर का निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ है? जो मंदिर की बात कर लेते हैं तो मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था? जल्दी से बताओ, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या पाल काल? जल्दी से बताना मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश में, खासकर मेरे दोस्त जो भारत में, भारतीय इतिहास में जो मंदिर बनाने की या भवन बनाने की, खासकर मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो किस काल में होती है? तो वो किस काल में होती है सर? गुप्त काल में होती है। अगर मैं गुप्त काल की बात करता हूँ, इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर थी, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर थी। ओके, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर थी। गुप्त काल को ही कहा जाता है क्या? है इतिहास का स्वर्ण काल, है इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इतिहास का क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है। ओके भैया, इतिहास का क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है। किसे? गुप्त काल को, क्योंकि महिला और पुरुषों को बराबर तवज्जो मिलती थी, है ना। और एक सभ्य समाज तभी बनता है मेरे दोस्त, क्या है? सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी काल में चलाए गए थे। याद रखना, पूछा जाएगा मेरे दोस्त, क्या सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के पूछा जाएगा किस काल में चले थे? इसी काल में चले थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चले थे? गुप्त काल में चले थे। अच्छा, अगर मैं गुप्त काल के कुछ मंदिरों की बात कर लूं, गुप्त काल के कुछ मंदिरों की बात कर लूं, है गुप्तकालीन मंदिर, अगर मैं बात कर लेता हूं, कुछ मंदिरों की बात कर लेता हूं, तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक मंदिर जिसका नाम है क्या? भीतर गांव का मंदिर। कौन सा? भीतर गांव का मंदिर। हाँ भैया, भीतर गांव का मंदिर सुना होगा। भीतर गांव का मंदिर सुना होगा। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो बोलेंगे सर ये तो पड़ता है कहाँ पर? कानपुर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है सर? कानपुर में पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कौन सा? देवगढ़, है देवगढ़, देवगढ़ अर्थात ललितपुर। इसी को देवी पाटन कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है
इसी को बोला जाता है देवी पाटन। देवी पाटन है। ये मंदिर कहाँ पर है? ये ललितपुर में मंदिर है। ये कहाँ पर है? ललितपुर में। तो देवी पाटन मंदिर है, देवी पाटन। इसी को दशावतार कहते हैं। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग दशावतार मंदिर। चलो, अरे भाई ये क्या हुआ? मैं गलती कर जाता हूँ। बस इतनी बात सुन लेना, मैं जो बात बता रहा हूँ कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप लोगों ने सुना होगा कौन सा, एक भीतर गांव का मंदिर कानपुर में। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर है? कानपुर। ओके, कहाँ पर है भैया? ये कानपुर में। आप लोगों ने एक और सुना होगा कौन सा? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर है। ये कहाँ पर है? सर ये ललितपुर में है। और दोनों के दोनों गुप्तकालीन मंदिर है। ये किसे समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये ललितपुर में ये भी है। और इसी को बोला जाता है ललितपुर देवगढ़ में है। देवगढ़। हो गया? आगे की बात करूं? आ जाओ। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? अगर मैं उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करता हूँ तो टोटल जिले कितने भी है? टोटल जिले कितने मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश में? टोटल जिले हैं 75। 75 में अगर मैं बात करूंगा, जो सबसे उत्तर में, जो सबसे नॉर्थ में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सहारनपुर। क्या नाम है? उसका नाम है सहारनपुर। जो सबसे दक्षिण में है उसका नाम है सोनभद्र। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोनभद्र। जो सबसे पूरब में है, जो सबसे ईस्ट में है, उसका नाम है बलिया। क्या नाम है? बलिया। और जो सबसे वेस्ट में है उसका नाम है शामली। शामली। उत्तर प्रदेश की जो ये वाली लेंथ है ना, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, ये वाली 240 किलोमीटर है। ये वाली अगर मैं बात करूंगा, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ, ये है 650 किलोमीटर। ओके, चले तो क्या पूछा जा रहा है? सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। ये 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से 4 राज्य? सॉरी, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया तुम्हारा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति वाला जिला है। आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं लगाता? तो नेपाल से अगर मैं बात करता हूँ, नेपाल मेरे दोस्त अगर मैं बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश की लगभग 560 किलोमीटर की सीमा लगती है। लगभग लगभग नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा लगाते हैं। 7 जिले सीमा लगाते हैं। तो देखो, पीलीभीत लगाएगा, लगाएगा, महाराजगंज लगाएगा, बहराइच लगाएगा, लेकिन हरदोई नहीं लगाएगा। हरदोई तो कहा मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाएगा है। हरदोई तो किसके साथ सीमा लगाएगा? मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाएगा। तो टोटल कितने जिले सीमा लगाएंगे सर? 4। ठीक है ना? आगे कौन सा जिला प्रयागराज मंडल के अधीन नहीं आता है? अगर मैं बात कर लेता हूं प्रयागराज मंडल की, तो प्रयागराज मंडल, अगर मैं प्रयागराज की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। प्रयागराज में विधानसभाओं की संख्या 12 है। प्रयागराज में कितनी विधानसभाएं हैं? तो याद रखना, इसमें विधानसभा की संख्या कितनी है? 12। तो अब देखना मेरे दोस्त, इसमें से जो प्रयागराज मंडल की अगर मैं बात करूंगा तो प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं।
तो कौन कौन से अगर मैं बात करूंगा कौन कौन सा है, एक का नाम है कौन सा, कौशाम्बी। कौन सा है सर, कौशाम्बी आता है। एक कौन सा आता है, एक कौशाम्बी आ जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, फतेहपुर आ जाएगा, फतेहपुर, फतेहपुर, और एक खुद में अपना कौन, प्रयागराज। तो इतने आते हैं। ओके भैया, चले, तो क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर, तीनों ही आ जाएंगे। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करूंगा तो इसमें 8 तो राज्य, 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी है और एक कंट्री है। ये तो हो गया नेपाल, यहां पर कौन सा हो गया, ये हो गया दिल्ली। तो क्या पूछा जा रहा है, राज्य और सबको मिला के बताने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 9। इन दोनों को बताना है तो राज्य और यूटी दोनों मिला के कितना हो जाएंगे, 9। ओके, यूपी की सबसे ज्यादा सीमा अगर मैं बात करूंगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लगती है, 11 जिले सीमा लगाते हैं। सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की हिमाचल प्रदेश से लगती है, केवल 1 जिला सीमा लगाता है, उसका भी नाम है सहारनपुर। अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मथुरा में। तो मथुरा में किसने किया था, देवी सिंह ने। मथुरा में किसने किया था, देवी सिंह ने। फैजाबाद में किसने किया था, है मौलाना अहमदुल्ला, है। अगर मैं बात कर लेता हूं मेरे दोस्त, सर जो हमारा बरेली में किसने किया था, खान बहादुर खान, है। कि प्रयागराज में किसने किया था, जल्दी से बताओ, है प्रयागराज में किसने किया था, जल्दी से बताना। चले आगे की बात पर, कि निम्नलिखित में से चरकुला नृत्य शैली, चरकुला नृत्य कहाँ होता है, तो चरकुला नृत्य मेरे दोस्त ब्रज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है सर, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र में। अब ब्रज क्षेत्र ये कब होता है, ये राधा अष्टमी के समय होता है। ब्रज क्षेत्र में मयूर नृत्य होता है, झूला नृत्य होता है, घड़ा नृत्य होता है, कीर्तन नृत्य होता है। ओके, हाथियों के साथ प्रदर्शन होता है, गलत बात है। इसमें रंगीन रिबन पहनकर घेरे में नृत्य करना, नहीं, गलत बात है। तलवार के साथ नृत्य होता है, नहीं, ये छोलिया होता है। क्या होता है, सिर पर वह स्तरीय दीपकों को संतुलित किया जाता है, यानी सिर पर 108 दीपक रखकर किया जाता है कौन सा नृत्य, चरकुला नृत्य। ओके, डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है कहां पर, ये तो मैं आपको बता दूं, ये बनारस में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ये बनारस, वाराणसी में। तो देखो, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, बात सही है। दूसरी बात, यह देश का मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव है, बिल्कुल मेरे दोस्त। सर कछुआ को आधे जल में मानव समूह को जैविक खेती के लिए रखा गया है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट है कौन सा सही है, केवल एक और 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द, ये सब हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ओके, ये भी सही हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सर उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिजों पर उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। डोलोमाइट, संगमरमर, हीरा, पाइराइट, है ना। उपयुक्त में से खनिजों को मिर्जापुर दिखाना है और सोनभद्र। अब मिर्जापुर सोनभद्र में एक तो ये आता है, मिर्जापुर और सोनभद्र, एक ही आता है, मिर्जापुर और कौन सा, सोनभद्र। ये नहीं आता, ये जिला बांदा में जाता है। कौन सा जिला है, जिला बांदा। ये भी कौन सा, ये है मिर्जापुर और सोनभद्र। तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, बी विल बी राइट आंसर। आ जाओ सर, एकीकृत बाल विकास सेवा,
आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना। एकीकृत बाल विकास सेवा, आईसीडीएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कौन बताएगा? बच्चों और माताओं के पोषण का विकास, यही सही बात है, बी विल बी राइट आंसर। और ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं बात करूंगा आईसीडीएस की शुरुआत, आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी जो माताएं हैं जो स्तनपान कराती हैं बच्चों के लिए, है उनकी सुरक्षा के लिए। तो याद रखना, बच्चों और माताओं के पोषण, है ना, जो माता अपने बच्चों को क्या करते हैं? स्तनपान कराती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए मेरे दोस्त कब? 2 अक्टूबर 1975 को, है। चले, चिकनकारी कढ़ाई को एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार है। अच्छा, अगर मैं बात कर लेता हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मैं बता चुका हूँ कब हुई थी, 24 जनवरी 2018 को। ओके, तो अगर मैं बात करूंगा एक जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा? सर उस बात का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? लखनऊ। लखनऊ को निजाफत का शहर कहा जाता है, नफासत का शहर कहा जाता है, चिकनकारी का शहर कहा जाता है, गोल्डन सिटी कहा जाता है, एआई सिटी कहा जाता है। किसे? लखनऊ को। ठीक, आ जाए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है? देख रहे हैं, दो दो चीजें आ रही हैं। ये देखो, ये कहां पर है? ये फतेहपुर सीकरी में है, ये फतेहपुर सीकरी में। एतमादौला का मकबरा आगरा में है। अब ये जहांगीर, जहांगीर लिखा हुआ है, इसका मकबरा कहां पर है? लाहौर। कहां पर है सर? ये हो जाएगा लाहौर। चाहे ए या बी में से देख लेना, दोनों सेम ऑप्शन कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के दाएं तट पर है? गंगा के राइट में नहीं है, लेफ्ट में है। कौन सा? बनारस। बनारस गंगा के लेफ्ट में है। ओके, ये गंगा के लेफ्ट में है। ओके, यहीं से शुरू हुई थी मेरे दोस्त। क्या डॉल्फिन सफारी की शुरुआत हुई थी? कहां से? वाराणसी से। इसी को मेरे दोस्त क्या बोला जाता है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश का राजकीय मीन क्या है? तो देखो, राजकीय मछली क्या है मेरे दोस्त? चीतल हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? वो हो जाएगी चीतल।